नमस्ते। मेरे लिए ये अत्यंत सौभाग्य का विषय, हर्ष का विषय है कि अपने अग्रज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दिनों से जिसका सानिध्य मिलता रहा, ऐसे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी के सानिध्य में शिक्षा को लेकर के समाज को लेकर के और भविष्य में रचे जाने वाले साहित्य को लेकर के बात करनी है। भविष्य यानी कोरोना का उत्तरवर्ती काल। विषय बड़ा मौजू है। एक तरह से नजूमी सा कुछ देखना है, साइफोलॉजिस्ट सा कुछ सोचना है। और जब साइफोलॉजी होती है, जब भविष्य का वेद होता है, तो भूत के उदाहरणों के बिना भविष्य का कोई वेद नहीं हो सकता है। भूतकालीन संस्कार और वर्तमान अनुभव ये मिलकर के बताते हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया कैसी होगी। जैसी दुनिया होगी उसी प्रकार से वहाँ साहित्य रचा जाएगा। जैसी दुनिया होगी उसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली विकसित होगी। जैसी दुनिया बनेगी, जैसा सभ्यता का स्वरूप बनेगा, वैसा ही समाज अपने अंतर्वैयक्तिक संबंधों का रूप बदलेगा। दुनिया में 80 के बाद लगातार उत्तर आधुनिकता की बड़ी चर्चा हो रही थी। एक सभ्यता का विमर्श था और उत्तर आधुनिक समाज ने विज्ञान के आधार पर, तकनीक के आधार पर यह मान लिया था कि मनुष्य प्रकृति को पूरी तरह से जान सकता है, मनुष्य के स्वभाव को पूरी तरह से जान सकता है। मनुष्य अपनी मेधा के द्वारा और मेधा के अधिकतम उपयोग करते हुए कृत्रिम मेधा के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आने वाले दिनों के बारे में भी ठीक से था लगा सकता है। लेकिन एक ऐसा वायरस, एक विषाणु, और दुनिया भर में जितना विषाणु होगा उन सबको अगर इकट्ठा करने की क्षमता मनुष्य में होती है, इकट्ठा कर लेता, तो सब मिलाकर के उनका वजन 1 ग्राम से अधिक नहीं होने वाला है। इस प्रकार की छोटी राशि के विषाणुओं ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। मुझे इसमें शिवराज विजय नाम का एक संस्कृत में नाटक है। उस नाटक में अंबिका दत्त व्यास ने एक श्लोक लिखा है। वो श्लोक बार बार याद आता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाल्य। रात बीतेगी, सूरज निकलेगा तो कमल खिलेंगे। इत्थम विचिन्त्य को सगते देरेव। ये सोच करके जो भंवरा था वह कमल कोश में बंद हो गया। ये उसका सपना था। फिर सूरज उगेगा और फिर कमल खिलेंगे, मुस्कुराएंगे और फिर वह पराग से रस चूसेगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हा हंत हंत न लेनीगा जऊ जहारा। हाथ भाग्य की हाथी ने कमल दल की को ही समूल नष्ट कर दिया। एक ऐसा ही सपना देख रहे थे 21वीं शताब्दी का, जब 1/4 पूरा होने जा रहा था। पूरी दुनिया प्रकृति पर विजय का साम्राज्य देख रहे थे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही हम सन लाइब्रेरी के
लेबोरेटरी के प्रयोगों के माध्यम से दुनिया का रहस्य जानने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया कुछ बेसिक एलिमेंट से ही बंधी हुई है, इसमें कोई क्रेटर गार्ड जैसी स्थिति नहीं है, कोई निर्माता ईश्वर नहीं है, कोई निमित्त कारण नहीं है, अपितु दुनिया के मूल उपादानों के द्वारा, दुनिया के मूल तत्वों के द्वारा ही संपूर्ण दुनिया की निर्मित हुई है। पर कोरोना ने इस पूरी मान्यता को, जो सैकड़ों वर्षों के मनुष्य के वैज्ञानिक अभ्युन्नति के बाद निकष के रूप में निर्मित हो रहा था, इसको झटक दिया है, तोड़ दिया है। बहस जारी है कि यह मनुष्य के द्वारा निर्मित है, चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है, या यह प्रकृति के द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है, या मनुष्य के कल्याण के लिए वायरस के विशेषज्ञ कुछ प्रयोग कर रहे थे, उसमें दुर्घटनावश हो गया और फैल गया। कारण चाहे जो, लेकिन यह स्पष्ट है कि मनुष्य की योजना की परिणति नहीं है। मनुष्य ऐसा करना नहीं चाहता था। मनुष्य अगर ऐसा करना भी चाहता था तो वो सीमित रूप से ही करना चाहता था। धरती को नष्ट करने के लिए मनुष्य ने ये योजना बनाई होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन संपूर्ण मानव जाति के सामने संकट खड़ा है। हर रोज मृत्यु का क्रूर नर्तन जारी है। दुनिया भर में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद है। जिस आर्थिक उन्नति का दंभ समकालीन मनुष्य को हो गया था, वो आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। पूरी दुनिया में जिस जीवन प्रणाली की सर्वाधिक उपेक्षा हो रही थी, वही जीवन प्रणाली आज मनुष्य के रक्षा के साधन के रूप में उभरी है। तो कोरोना का कालखंड बीतेगा, और यह विश्वास तो सबको है कि यह भी विपदा टलेगी, यह भी विपदा दूर होगी। फिर से मनुष्य को जो है अपने पैरों पर खड़ा होने का अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। अब मनुष्य के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा तो दो चीजें जरूरी हैं कि वह कोई भी परिस्थिति होगी तो मानव समाज चलने के लिए आर्थिक गतिविधियां होंगी। मनुष्य के भावनात्मक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए और अभिव्यक्त करने के लिए साहित्य, संगीत, नृत्य, कलाएं होंगी, और दुनिया आगे चल सके, जहां है वहां से आगे बढ़ सके, दुनिया को बेहतरी से समझ सके, सभ्य समाज की निर्मित हो सके। इसके लिए कोई ना कोई एक शिक्षा प्रणाली होगी। ये तीनों चीजें तो होनी है। अब सोचने का विषय है कि यह कैसी होगी। अभी तक क्या था? अभी तक का साहित्य, पिछले 25 वर्षों का साहित्य था कि समाज विज्ञान था, यह समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। या तो साहित्य जो है वो समाज विज्ञान की भूमिका निभा रहा था, या समाज विज्ञान ही साहित्य की भूमिका निभा रहे थे। साहित्य तो मनुष्य की विमर्शात्मक चेतना का अनुरणन है, प्रतिध्वनि है। अनुरणन यानी एक बार घंटे पर चोट मारते हैं तो दूर तक जो गूंज सुनाई देती है, वही अनुरणन है। घंटे की प्रतिध्वनि देर तक गूंजती रहती है। ऐसा साहित्य में नहीं हो रहा था। साहित्य में पिछले 25-30 वर्षों से मनुष्य के लिए स्थायी, मनुष्य के लिए चिरंतन संतुष्टि के विषयों पर चर्चा के बजाय समाज विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा ज्यादा हो रही थी। अब साहित्य है तो समाज तो होगा ही,
साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि साहित्य की दशा वही थी जिसके प्रति प्रेमचंद ने चिताया था कि साहित्य किसी राजनीतिक दल का, किसी राजनीतिक विचार का, किसी सामाजिक विचार का हथियार नहीं हो सकता, और साहित्यकार जो है वो किसी खास विचारधारा का झंडा बरदार नहीं हो सकता है। लेकिन दुनिया खेमों में बटी हुई थी, वैचारिकी के आधार पर बटी हुई थी। दुनिया ने दार्शनिक दृष्टि जो साहित्य में होनी चाहिए थी, जो तत्वमीमांसी दृष्टि होनी चाहिए थी, उसको दरकिनार करते हुए एक वैचारिकता का जामा पहना, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क लिया, और इस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के खतरे हुए। इसके कारण से विज्ञान को, तकनीक को जो मूल्य चेतना साहित्य के द्वारा मिलने वाली थी, वो न मिल करके विज्ञान और तकनीक के ज्ञान को मूल्यानुकूल बनाना, को मूल्यान्वित करना या उसे मूल्यवान बताने, इस प्रकार की वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर साहित्य सृजित होना चाहिए। इस प्रकार के साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ साहित्य सृजित होना चाहिए। कलाएं यदि किसी अर्थ को, किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त करा रही हैं तो कलाएं मात्र कला के लिए व्यर्थ हैं। इस प्रकार की जो दृष्टि बनी थी, कोरोना के कालखंड के बाद वो दृष्टि नहीं चल सकती है, क्योंकि साहित्य ने और समाज विज्ञान ने, दोनों ने विज्ञान और तकनीक के आधार पर जो कृत्रिम समाज बन रहा था, कृत्रिम व्यवस्थाएं बन रही थीं, उनको व्याख्यायित करना और उनको समझाने के यत्न करना, इस प्रकार का प्रश्न किया। मैं बार बार कहता हूं कि साहित्य कृषि सा है। साहित्यकार एक किसान है। समाज का पारिवारिक जो ढांचा है वह कारखानों के ट्रेड सिस्टम पर नहीं है और ट्रेड यूनियन सिस्टम पर नहीं है, वो गांवों की पारिवारिकता है। समाज तभी स्थायी है, तभी चल सकता है जब उसमें पारिवारिकता होगी। कोरोना के कालखंड में हमने देखा है, वो लोग जो गांव छोड़ करके निकल पड़े थे महानगरों की ओर, वो लोग जो गांव को उपेक्षित मान करके, गांव को निरुपयोगी मान करके, हमारे श्रम का बराबर मूल्य दे सकने की क्षमता गांव में नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा श्रम करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे और नगरीय सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, स्लम में रहना स्वीकार किया था और खड़ा किया था अपने श्रम से नगरों को, कारखानों को, उद्योग को, व्यापार को। लेकिन जब खतरे में वो नगरीय सभ्यता आई तो नगर उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था, वो लौट पड़े गांव की ओर। हजारों हजार, लाखों लाख लोग एक साथ एक दिशा में, और बिना इस किसी हिचकिचाहट के लौटे कि गांव उनको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। उन्हें विश्वास था कि उनका गांव उनको स्वीकार करेगा, और किया भी। साहित्य में जब तक यह अभिव्यक्त होता रहा है, साहित्य में जब तक मनुष्य की संवेदनाएं अभिव्यक्त होती रही हैं, साहित्य मनुष्य निर्माण के संसाधन के रूप में रहा है। कोरोना ने इस सभ्यता की के खोखलेपन को दिखाया है, उत्पादकता के आधार पर बनने वाले अंतर्वैयक्तिक संबंधों की क्रूरता को दिखाया है। अचानक अपने दरवाजे दूसरों के लिए बंद कर लेने वाली सभ्यता निर्मित हुई है। क्वारंटाइन करना, आइसोलेशन में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, ये इस महामारी से लड़ने के उपकरण तो थे, लेकिन हम सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे या दूसरों के लिए भी लड़ेंगे, दूसरों को भी इससे लड़ने के लिए संसाधन और सहयोग प्रदान करेंगे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हजारों लोग नंगे पांव, खाने का ठिकाना नहीं, पानी का ठिकाना नहीं, लेकिन निकल पड़ते हैं सड़कों पर
और सभ्यता, यह औद्योगिक सभ्यता, यह तकनीकी सभ्यता, यह संचार माध्यमों का व्यापक विकास, इन सब का उपयोग उनके लिए यात्रा सुगमता से हो सके इसके संसाधन जुटाने के बजाय तो आप क्यों चले गए, आप कब तक पहुंचेंगे, तो पैदल चलने में आपको तकलीफ नहीं हो रही, इस प्रकार के उनको भेदने वाले प्रश्न, उनको चीजने वाले प्रश्न कर रहा है। तो साहित्य के लिए सामग्री आने वाले दिनों में यहीं से प्राप्त होने वाली है। कितने लोग हैं कि जिन्हें 1920 की महामारी की याद है। साहित्य तो तब भी था, लेखन तो तब भी होता था। कितनी वो महामारी साहित्य में उभर करके आती है। क्योंकि सामान्य तौर पर एक कालखंड था जब माना जाता था कि सामाजिक विद्रूपताओं का विचार करना साहित्य का काम नहीं है, भविष्य के सुनहले सपने दिखाना और उसको प्राप्त करने के लिए यत्न कर सके, इस प्रकार की क्षमता को निर्मित करना साहित्य का काम है। तथापि समीक्षा तो होनी चाहिए। आने वाले दिनों में जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। समाज कैसा दिखाई दे रहा है, भारत के संदर्भ में विचार करें तो 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। जो जहां है वहां पर उसको काम मिले और जो जहां पर है वहां के उत्पादन का उपयोग करे, और केवल उपयोग न करे, मेरे पड़ोसी का बनाया हुआ माल ही दुनिया का सबसे अच्छा माल है, इस प्रकार अपने लोकल के प्रति वोकल हो जाए। ये लोगों को एक राजनीतिक स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन आने वाली सभ्यता का दिग्दर्शन करा रहा है। यानी परिवेश के प्रति सकारात्मक दृष्टि, संचार साधनों की, यातायात के संसाधनों की सभ्यता जो थी, निरंतर विकसित हो रही जो सभ्यता थी, फिजिकल से डिजिटल हो रही जो सभ्यता थी, यथार्थ से आभासी हो रही जो सभ्यता थी, उस सभ्यता ने अपना क्रूर चेहरा दिखाया है। फिर लौटना पड़ेगा उसी ओर जिस ओर गांधी इशारा कर रहे थे। 1909 के बाद गांधी की उस बात को साहित्य और समाज विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी स्थान मिला था। रेलगाड़ी ही थी, उन्होंने कहा था रेलगाड़ी चली जाए, इसलिए कि रेलगाड़ी जल्दी जगह पर पहुंचाती है लेकिन बीमारी बहुत फैलाती है। इस बार की महामारी रेलगाड़ी से नहीं फैली, रेलगाड़ी से भी फैली, बाद में फैली, लेकिन सबसे पहले वो हवाई जहाज से फैली। अभी तक ये मान्यता थी महामारी वो फैलाते हैं जो अशिक्षित हैं, महामारी वो फैलाते हैं जो गरीब हैं, महामारी वो फैलाते हैं जो गंदा रहते हैं। इस बार की महामारी को, कोरोना को पूरी दुनिया के 200 देशों में फैलाने का काम हवाई जहाज से हुआ, और उन लोगों ने फैलाया जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते थे। एक देश से दूसरे देश तक वो महामारी लेकर के गए। यानी ये बीमारी, ये महामारी सभ्यता के विकास में जो शिखर पर थे उन्होंने फैलाई है। आने वाले दिनों में ये बात साहित्य के विविध प्रारूपों में उभर करके सामने आएगी। लेकिन समाज कैसा होगा, जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, समाज को ही प्रतिनिधित्व करता हुआ साहित्य होगा, समाज के अनुभवों को समेटता हुआ साहित्य होगा। तो कोरोना ने बहुत कुछ समाज के परिवर्तन की दृष्टि से, सभ्यता के परिवर्तन की दृष्टि से सिखा दिया है। ये बता दिया है कि बहुत तेल वेल की ज़रूरत नहीं है, बहुत खनिज तेल की ज़रूरत नहीं है दुनिया को चलाने के लिए। दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारे उपकरणों और यंत्रों और संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी गैर जरूरी चीज़ों के बिना दुनिया चल सकती है। दुनिया न्यूनतम में चल सकती है। छह महीनों से दुनिया में कोहराम जो मचा हुआ है, उससे एक बात तो समझ में आती है
कि दुनिया चलेगी, और जब दुनिया चलेगी तो लालच के रास्ते नहीं चल सकती है। लालच के रास्ते वो इंतहा होगी, उसकी सीमाएं पूरी होंगी। इसलिए लालच से मुक्ति की दुनिया, कैसे बनेगी, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और ये रास्ता अंत में फिर वहीं ले आता है, हमको स्वाभिमानपूर्ण जीवन की ओर, स्वावलंबी जीवन की ओर, न्यूनतम उपभोग के जीवन की ओर। एक वायरस ने बहुत कुछ बदल करके दिखाया है, एक वायरस ने बहुत कुछ नया करके दिखाया है। इसलिए इस बदलती हुई दुनिया में, इस नई होती हुई दुनिया में एक ऐसे साहित्य की जरूरत है जो मनुष्य की ऐन्द्रिक वृत्तियों को सीमित कर सके, मनुष्य के मानवीय सद्गुणों का विस्तार और विकास कर सके, मनुष्य की चेतना को और अधिक उदार बना सके, एक ऐसे अंतर्वैयक्तिक संबंधों के समाज की निर्मित कर सके जिसमें दूसरा व्यक्ति साधन नहीं हो, साध्य हो। जब एक मनुष्य के लिए सामने वाला मनुष्य साध्य के रूप में आता है तो शोषण का खात्मा होता है, पोषण का समाज बनता है, पोषक वृत्तियों की मूल्य दृष्टि बनती है। सबका पोषण कैसे हो सके? सबका पोषण ही सबको न्याय है, लेकिन न्याय पर आधारित, पोषण पर आधारित संपोष्य विकास की अवधारणा को वास्तविक अर्थों में चरितार्थ करता हुआ समाज कैसे निर्मित होगा? बनाने से नहीं होगा, उगाने से होगा। कोरोना में भी दुनिया बची है तो उन चीजों के कारण से जिसको मनुष्य उगा रहा था, उन चीजों के कारण से नहीं बन सकी जिनसे बना रहा था, बड़ी दवाइयां बना रहा था, बड़े चिकित्सा के उपकरण बना रहा था, सब बेमानी साबित हुए। लेकिन जिनको उगा रहा था खेतों में एक संस्कृति के तौर पर, उसने हमको अभी तक बचा करके रखा है। उगाना एक संस्कृति है, बनाना सभ्यता है। कोरोना का उत्तर काल संस्कृति का काल हो, उगाना सृजन है, उगाना संवर्धन है। इस सृजन और संवर्धन की संस्कृति का कालखंड हो, इस प्रकार के साहित्य की अपेक्षा है। इस प्रकार का साहित्य लिखा जाना जरूरी है। यदि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही जिस प्रकार की प्रवृत्तियां औद्योगिकीकरण के कारण से चली, जरूरत पर आधारित साहित्य और जरूरत पर आधारित सामाजिक मूल्यों की निर्मित का जो स्वरूप चला, अधिकारिता पर आधारित, जोर जबरदस्ती के आधार पर, ताकत के आधार पर अर्जित करने का जो समाज शास्त्र चला, राष्ट्र के स्तर पर भी चला और सामाजिक के स्तर पर भी चला, व्यक्ति के स्तर पर, इसके खात्मे का कालखंड आ गया। 1 ग्राम से कम वायरस ने दुनिया को और दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर राष्ट्रों और व्यक्तियों को बौना बनाया है। सभ्यता के इस सोपान तक आते हुए मनुष्य का बौनापन प्रमाणित हुआ है। अब इस बौने मनुष्य को विराट मनुष्य बनाना है। इस क्षुद्र मानव समाज को महान मानव समाज बनाना है तो करुणा की, अहिंसा की, सामाजिक संसक्तता के,
साहित्य के दिन आने वाले हैं। एक ऐसा ही साहित्य, एक ऐसा ही समाज निर्मित होगा, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। खुद की समय की व्यस्तता के कारण से और कुछ अन्य दायित्वों के कारण से ज़्यादा समय आपके